नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जहां दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के टॉप 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, मतलब जो पिता की वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब फादर 3 है और सन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले क्या हुआ है, फादर और सन का जो रेशियो है वो 4 गुना है। मतलब फादर 4 गुने हैं और पुत्र कितना है, 1 गुना है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग एक लाइन में सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हमें बताना है, बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी। तो जब हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो हम उस रेशियो में जाएंगे जहां हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान आयु के बारे में, तो हम लोग देखेंगे वर्तमान आयु वाले रेशियो को, सिंपली लिख देंगे। पूछ किसका रहा है, पुत्र का पूछ रहा है, तो पुत्र वाला रेशियो लिख देंगे, 1 है गुणे। अब हम लोग देखेंगे कि उनमें समय का कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान है और यहाँ 5 वर्ष पहले है, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले समय का अंतर कितना आ गया, 5 आ गया, 5 वर्ष आ गया। अब देखिए क्या करना है, सीधे सीधे आपको करना ये है कि जिस वाले रेशियो से आप काम कर रहे हो, जिस वाले रेशियो से आप निकाल रहे हो, उसके अगले वाले रेशियो का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इनका डिफरेंस 4 और 1 का रेशियो 3 आएगा, 3 डिफरेंस आ गया, बटे कर दीजिए। अब क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, 3 का 1 से गुणा, 4 का 1 से गुणा, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, और इसका क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। बस गुणा कर दीजिए, निकल कर आ जाएगा पुत्र की आयु, और वो भी कौन सी आयु, वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी। तो 5 3 15 वर्ष निकल कर आ गया हमारा क्या, पुत्र की वर्तमान आयु। अगर अब पूछे पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अगर पूछे 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, तो देखिए 45 तो आ गई वर्तमान आयु, 5 वर्ष पहले 40 रही होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है ए बी सी और डी 4 बिंदु एक रेखा में क्रमानुसार इस प्रकार है कि सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी की 2 गुनी है और ए और बी के बीच की दूरी की 4 गुनी है। यदि ए से डी की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो बी और सी के बीच की दूरी बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए से डी तक की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये तो मुझे मिल गया, ए से डी तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है। जो ए से बी है, बी से सी है, इनमें कुछ रिलेशन दिया गया है। कह रहा है कि बी और सी के बीच की दूरी के 2 गुनी है किसकी दूरी, सी और डी की दूरी। मतलब सी और डी की दूरी इस दूरी के दुगना है और ए और बी के दूरी का कितना है, 4 गुना है। अगर सीधे सीधे इसको हम लोग 4x मान लें, इसको 4x मान लें, तो ए बी की दूरी का 4 गुना है, मतलब x का 4 गुना 4x, और इस दूरी का 2 गुना मतलब 4x, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या देखिए, हमको लेंथ मिल गई 4x, 2x 6x, 6 और x कितना हो गया, 7x हो गया। ये 7x तो हमारे अनुसार आ गया जो हमारा प्रश्न कह रहा है, और वैसे दे रहा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो दूरी दोनों आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। अब पूछ रहा है बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर मेरा निकल कर आ जाएगा बी और सी के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बस आपको क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा कह रहा है कि इस समूह में एक दर्शन शास्त्र, एक मनोविज्ञान और एक अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं। अगला कह रहा है कि ए और डी अविवाहित महिला हैं जो कि किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है। अगला कह रहा है कि इस समूह में एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ई पति है। अगला कह रहा है कि बी सी का भाई है और वह ना तो मनोविज्ञानी है और ना ही अर्थशास्त्री है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इससे मतलब नहीं है, जो भी दिया जा रहा है उसको बनाते चले जाइए। 5 लोग हैं,
5 लोगों में कुछ एक डिग्री दी गई है। एक कह रहा है कि दर्शन शास्त्र है, तो पहले हम लोग दर्शन शास्त्र को लिख लेते हैं। ये सभी तरीका है क्वेश्चन को करने का। अगला है मनोविज्ञान, अगला है अर्थशास्त्र। ये 3 डिग्रियां हैं, ये 3 लोग इसके व्याख्याता हैं, तो 3 लोग अलग अलग हैं। फिर कह रहा है ए और डी अविवाहित महिला है, मतलब अब यहां कहीं लिख लीजिए ए और डी क्या है, महिलाएं हैं जो कि क्या हैं, विवाहित नहीं है, मतलब अविवाहित हैं, अविवाहित हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अगली लाइन कह रही है कि कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है। जब दार्शनिक और अर्थशास्त्री में महिला नहीं होगी, इसका मतलब यहां पे क्या होंगे, मेल होंगे। अब कह रहा है कि इस समूह में एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ई क्या है, पति है। तो ई पति है कि मतलब ई क्या है, पुरुष है, उसकी कोई एक महिला साथी होगी जो कि क्या, उसकी पत्नी है। अब कह रहा है कि बी सी का भाई है, बी मतलब क्या है, पुरुष है, बी क्या है, पुरुष है, सी का भाई है, और वह ना तो मनोविज्ञानी है ना ही अर्थशास्त्री है। अब देखिए यहीं से हमको मिल जा रहा है कि बी ना तो मनोविज्ञानी है ना तो अर्थशास्त्री है, मतलब मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में बी नहीं जाएगा, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या है, मेल है, तो यहाँ से मेरा करेक्ट हो गया। अब कह रहा है बात हो गई ए और डी की। अब देखिए ए और डी अविवाहित महिला है जो कि किसी भी विषय की विशेषज्ञ नहीं है। इसका मतलब देखिए 3 लोग क्लियर हो गया, बचे 2 लोग, कौन कौन, ई और सी। अब 2 लोग यहाँ ई और सी हो सकते हैं, चूंकि ई क्या है, पुरुष है, तो ई हमारा पुरुष की जगह पे आ जाएगा और सी हमारी क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी। क्यों, इसलिए हो जाएंगी क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ई की कोई पत्नी होगी। अब देखिए ए और डी तो अविवाहित हैं, तो बचा कौन, सी बचा, तो सी क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी, जो कि क्या विवाह की हैं, किससे, विवाह की हैं ई से। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखिए अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के आंसर देते चले जाइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्र के व्याख्याता कौन है, तो दर्शन शास्त्र के व्याख्याता बी हैं। अगला कह रहा है अर्थशास्त्र के व्याख्याता कौन है, तो अर्थशास्त्र के व्याख्याता आपका निकल कर आ गया ई है। अगला कह रहा है ई की पत्नी कौन है, तो यहां से देखिए ई की पत्नी कौन आ गई थी, सी आ गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पुरुषों का समूह बता दीजिए। देखिए पुरुष में कौन कौन है, ई है और कौन है, बी है और कौन है, सॉरी बी और ई है। तो देखिए बी और ई आपके पुरुष हैं, बाकी बी ए डी सी क्या है, महिलाएं हैं। तो देखिए बी और ई जहां पे हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन है, बी और ई आपके पुरुष हो गए। अब कह रहा है कि निम्न में अविवाहित महिला का समूह कौन है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, अविवाहित महिला का समूह कौन है, ए और डी। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो चाहे जो हो, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सीरीज का लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 1/8 22 1/22 37 1/37 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 8 का सीधे सीधे 1/8 हो रहा है, 22 का 1/22 हो रहा है, 37 का 1/37 हो रहा है। अगर ये वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाए तो हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 से 22 हुआ है, तो 8 से 22 होने में कितना जोड़ा गया है, 8 से 22 जोड़ने में देखिए 14 हुआ है। अब देखिए अगला क्या हुआ है, 22 से 37 हुआ है, 22 से 37 होने में 15 जोड़ा गया है। तो देखिए 14 हुआ, 15 हुआ, 15 के बाद कितना जोड़ेगा, 16 जोड़ेगा। तो 37 और 16 कितना होता है, देखिए 37 और 6 कितना हो गया, 43, और 43 10 हो गया 53। तो यहां से मेरा आंसर देखिए ऑप्शन भी मिल जा रहा है 53, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा 53। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, बझाऊ हो, लेकिन देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। सीरीज में क्या कर रहा है, 256 81 64 27 16 9 क्वेश्चन मार्क। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्या हुआ है, 256 से 81 हुआ है, तो देखिए 9 त्रिक 27 27 तिया 81। अब यहाँ से 256 से 64 हुआ, 64 से 16, देखिए मिल गया। देखिए 256 से 64 हुआ, 64 से 16 हुआ, 16 से ये आना है। तो यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 27 तिया 81, मतलब इधर से गुणा हुआ, मतलब इधर से भाग हुआ है। तो यहाँ से भी भाग हुआ होगा। भाग कितने से हुआ, 4 से भाग हुआ है। 4 छक 24 और 4 चौक 16, 64 आ गया। फिर 4 से भाग दे दीजिए। 64 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, विनोद लल्लन से बड़ा है किंतु मदन से छोटा है। सुधीर लल्लन से छोटा है, बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सुधीर क्या है, सुधीर जो है
वो क्या है, मिथिलेश, मिथिलेश और किससे, संजय से बड़ा है। तो मान लीजिए मिथिलेश और संजय ये एक हो गए, सुधीर मिथिलेश और संजय से बड़ा है। अब देखिए सुधीर के बारे में यहाँ दिया गया है कि सुधीर लल्लन से क्या है, छोटा है। अब लल्लन के बारे में कहा क्या कह रहा है कि विनोद लल्लन से क्या है, बड़ा है, किंतु मदन से छोटा है। और सुधीर क्या है, लल्लन से छोटा है। तो सुधीर जब लल्लन से छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लल्लन आ जाएगा। तो लल्लन यहाँ आ गए, तो लल्लन यहाँ पे हो गए। अब देखिए अब कह रहा है कि विनोद जो है वो लल्लन से बड़ा है, तो विनोद यहाँ आ जाएंगे, विनोद यहाँ पे आ गए। अब देखिए कह रहा है विनोद अगर लल्लन से बड़ा है किंतु मदन से छोटा है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मदन आ जाएंगे। अब देखिए मदन, विनोद, लल्लन, सुधीर, मिथिलेश, संजय, ये एक लाइन आ गई और क्रम भी आ गया। अब बताइए पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, मदन। तो मदन कौन है, सबसे बड़े हैं। इस प्रकार हम लोग इसका आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, देखिए एक प्रकार की ऐसे मैट्रिक्स दी रहती है और आपको पता करना होता है क्वेश्चन मार्क पे कि क्या हो सकता है। तो जो लॉजिक इसका होगा, जो लॉजिक इसका होगा, वही लॉजिक इसका होगा, या जो लॉजिक इसका होगा, जो लॉजिक इसका होगा, जो लॉजिक इसका होगा, वही लॉजिक इसका भी होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या हुआ है, 24 24 48 हुआ। अब देखिए यहाँ 4 हो गया, फिर 12 हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए 25 20 45 हुआ और देखिए 9 से भाग, अच्छा चलिए देखिए मिल गया। देखिए 24 24 48 हुआ, 48 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 25 20 45 होता है, 45 को 9 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। 50 10 60 होता है, 60 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी, 25 अंग्रेजी तथा सभी लोग कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कितने लोग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, हिंदी की बात कर रहा है, इंग्लिश की बात कर रहा है और कह रहा है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो देखिए 34 लोग ऐसे हैं जो क्या हिंदी बोलते हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो क्या अंग्रेजी बोलते हैं। अब कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा होगा तो वह हिंदी भी बोलता है, अलग अलग हिंदी भी बोल सकता है। अगर वह इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहा है तो इसका मतलब वो अलग प्रकार से हम पूछे तो इंग्लिश भी बोलता है। सिंपल सी बात है, टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। अब देखिए 34 और 25 हो गया 59। ये जो 59 आया है इनमें कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग शामिल हैं। तो अगर इसको हम 50 से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको बेसिक मेथड से भी कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम बेसिक मेथड से भी आपको सॉल्व करना सिखा देंगे, क्योंकि देखिए तो कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें क्या हुआ है। सिंपल सी बात, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक हो गया आपका हिंदी और एक हो गया आपका इंग्लिश। अब देखिए क्या हुआ है, इसमें जो लोग हैं ये दोनों लोग बोलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं। तो इसको हमने मान लिया कि x लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले लोग क्या हो जाएंगे, टोटल हिंदी बोलने वाले 34 लोग हैं। अगर उसमें से x लोग माइनस हो जाएंगे तो केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या मिल जाएगी। अब पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कह रहा है कि केवल और केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो टोटल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 25 है और 25 में से अगर x को माइनस कर देंगे तो केवल इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। इन तीनों का सम किसके बराबर है, 50 के बराबर है, क्योंकि ओवरऑल कैंडिडेट कितने हैं, 50 लोग हैं। तो 34 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स बराबर 50 के। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 34 और 25 हमारा 59 हो जाएगा। 59 माइनस एक्स बराबर 50 के, तो x उधर जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, तो 59 माइनस 50 बराबर x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 9 है। तो इस प्रकार वेन डायग्राम से बेसिक मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आज को डिफिनेट कर लीजिए। मतलब आज मान लीजिए ये है, टुडे ये है। अब कह रहा है बीते कल, तो बीता कल यहाँ पे होगा। कल से पहले दिन, देखिए जब कल से पहले दिन बोले मतलब परसों की बात कर रहा है। तो बीते कल से पहले दिन क्या था, वेडनेसडे था। अब कह रहा है कि तो रविवार कब होगा। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे,
थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये कब होगा, तो देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, आज होगा तो आज तो हमारा क्या है, फ्राइडे है। आने वाला कल क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। आने वाले कल के बाद जो अगला दिन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 178 बराबर 289, 534 बराबर 645, 284 बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या हुआ है, देखिए कुछ गुणा हुआ होगा या तो कुछ ऐड हुआ होगा। अगर 178 को 2 से गुणा करते हैं तो देखिए 170 दुना कितना हो जाएगा, 170 दुना हो जाएगा 34, तो 2 से गुणा हुआ नहीं है। अब देखिए कुछ जोड़ते हैं तो 1 में 1 जुड़ा 2 हुआ, 7 में 1 जुड़ा 8 हुआ, 8 में 1 जुड़ा 9 हो गया। तो क्या देखते हैं, यही रूल इसमें भी लगा है। तो 5 से 6 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उसका घर किस तरफ है, पूरब की तरफ है। क्या हुआ, पश्चिम की ओर वो निकला, कितना मीटर चला, 200 मीटर चला। 200 मीटर चलने के बाद वो दक्षिण की तरफ गया, दक्षिण की तरफ कितना चला, 500 मीटर चला। अब क्या हुआ, कह रहा है कि अब उसे अपने घर की तरफ जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। तो वो यहाँ पे मौजूद है, घर उसका यहाँ है, तो इस तरफ जाएगा तो वो कहाँ अपने घर पहुँच जाएगा। तो ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। तो उत्तर और पूरब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उत्तर पूरब बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। अगर वह उत्तर पूरब दिशा की ओर जाएगा तो वह अपने घर की ओर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोग एक चला रहे हैं 1000 रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।